अप्लाई हो गया। पूछ लेना। स्टार्ट करें? अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानाज्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आचार्य केशवचंद मिश्र स्मारक समिति के तत्वावधान में एक महान शिक्षा शास्त्री, इतिहासकार, दार्शनिक, संस्कृतिविद, भाषा वैज्ञानिक, पटुवक्ता, ऋषिकल्प आचार्य केशवचंद मिश्र जी के बारे में मुझे अपना विचार प्रकट करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए अमूल्य निधि है और इसकी कृतज्ञता मैं किन शब्दों में आयोजकों के प्रति ज्ञापित करूं, ये मेरे लिए एक गंभीर प्रश्न है। फिर भी औपचारिकता बस मैं आयोजक मंडल के सभी सदस्य, विशेषतः श्री अखिलेश चंद्र मिश्र, एडवोकेट हाई कोर्ट प्रयागराज, प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्र, प्रोफेसर प्राचीन इतिहास विभाग, डॉक्टर शकुंतला मिश्र, पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, एवं श्री भारतेंदु मिश्र के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी सदाशयता से और अपनी कर्तव्य निष्ठा से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज मुझे अवसर मिला है आचार्य जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मैं आप आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को प्रणाम निवेदित करते हुए, अभिनंदन करते हुए, अपने को आयोजक मंडल के एक सदस्य के रूप में ही जोड़ते हुए आप सभी के शुभाकांक्षा का प्रार्थी हूँ और अपने इस प्रकार के व्याख्यानों से जोड़ते हुए, क्योंकि मुझे इस प्रकार के व्याख्यान जो पब्लिक के लिए होते हैं और साधारण मंच के लिए होते हैं, उसका अनुभव बहुत कम है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आचार्य जी का एक राष्ट्रनायक के रूप में विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उस पर मैं कुछ प्रकाश डाल सकूं। एक महान व्यक्ति आचार्य केशवचंद मिश्र जी का जन्म तत्कालीन गोरखपुर जनपद, अब देवरिया जनपद के बगहा ग्राम में, तहसील सलेमपुर में 1919 के जनवरी माह में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मई एक छोटा सा कस्बा है बगहा ग्राम से सटा हुआ, वहाँ से शुरू होकर मिडिल स्कूल की शिक्षा बरहाज स्थित बर्नाकुलर मिडिल स्कूल से हुई। तत्पश्चात उन्होंने माध्यमिक की शिक्षा वहीं पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित
किंग जॉर्ज इंटरमीडिएट कॉलेज से पूर्ण हुई। उसके बाद 1941 से 1945 तक आचार्य जी बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे, जहाँ से उन्होंने अपनी बीए और एमए की उपाधियाँ प्राप्त की। तत्पश्चात वो शोधरत हो गए। इस बीच में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जो महात्मा गांधी जी के अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन था, और इसकी पृष्ठभूमि बनारस में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। काशी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, और उस महत्वपूर्ण भूमिका में कई पत्र पत्रिकाओं का, कई महानुभावों का, कई स्वतंत्रता सेनानियों का बढ़ चढ़कर भागीदारी थी। और उस भागीदारी में आचार्य जी ने भी उस समय विद्यार्थी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, उसकी अगुवाई की, नेतृत्व किया, और इस नेतृत्व में करने में उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा यातनाएं दी गईं। उन्होंने यातनाएं भी सही, उनके पैर में गोली भी लगी। इस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन से वो सक्रिय रूप से जुड़े 1942 के इस घटनाक्रम से, और उनकी भूमिका राष्ट्र को आज़ादी दिलाने में उसी प्रकार महत्वपूर्ण हो गई जिस प्रकार से अन्य राष्ट्र प्रेमियों का, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का उस समय था। अत्यंत मृदुभाषी, अत्यंत अनुशासन प्रिय, अत्यंत मेधावी व्यक्तित्व के धनी थे आचार्य जी। एक उदाहरण जो मिलता है वो है कि डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उसमें उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति हुए, भारत के प्रथम भारत रत्न भी हुए, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब अध्यापक थे तो उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, और उस निबंध प्रतियोगिता में आचार्य जी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से उनकी लेखन शैली अद्वितीय थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना ये है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वहाँ शोध कार्य में लगने के बाद उनके पास कई विकल्प थे। एक विकल्प तो ये था जिसमें उनको नियुक्ति पत्र मिली थी मध्य प्रदेश स्थित सागर विश्वविद्यालय, जिसका नाम इस समय डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय सागर हो गया है, जो मध्य प्रदेश का इस समय एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वहाँ पर उस समय का प्राध्यापक और आज की भाषा में सहायक आचार्य का पद उन्हें प्राप्त हो गया था। उसको उन्होंने नहीं स्वीकारा, छोड़ दिया। उसके साथ ही दूसरा उन्होंने जो त्याग किया वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी एक लीव वैकेंसी, एक रिक्त प्राध्यापक की जगह थी जिस पर उनको ऑफर था, लेकिन उस पद को भी उन्होंने त्याग दिया। इन दो महत्वपूर्ण पदों को, जो एक उच्च शिक्षा के अनुरागी के लिए महत्वपूर्ण था, उसको त्याग कर आचार्य जी ने गांव की ओर अपना रुख किया, और उन्होंने ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए एक नायक की भांति काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे गौरवशाली संस्था
काशी जैसे महत्वपूर्ण स्थान, एक विशिष्ट स्थान को त्याग कर वो अपनी जन्मभूमि की ओर वापस आए और बरहज में बाबा राघव दास, जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, राजनीति में सक्रिय थे, सिद्ध संत थे, उनके सानिध्य में या उनके कह सकते हैं कि अनुरोध पर भाटपार रानी स्थित बाबा राघव दास कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज, जो आज की तिथि में है, उस समय बाबा राघव दास हाई स्कूल संभवतः रहा होगा, और उसमें उन्होंने उस विद्यालय की संरचना में अपना योगदान देना शुरू कर दिया प्राचार्य के रूप में। ये तथ्य मुझे अपने पिताश्री से प्राप्त हुआ है, जिसमें वो बराबर कहा करते थे कि केशव जी या केशव बाबा, ये शब्द वो हमारे सामने अनेकों बार, जब भी हम बचपन से इस शब्द को सुनते आए हैं, क्योंकि वो पीआरडी हाई स्कूल के ही छात्र थे, बाबा राघव दास कृषक हाई स्कूल के ही छात्र थे, और वहाँ पर आचार्य जी से उनको शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तो ये मेरे पिताश्री के गुरु रहे आचार्य श्री, और उनसे उन्होंने बाबा राघव दास कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज, जो भाटपारानी में आज की तिथि में है, वहाँ उनसे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। जल्दी ही 1946 में बाबा राघव दास जी के अनुरोध पर मालवीय शिक्षण संस्थान का उद्भव हुआ, और 1946 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी प्रयाग से पधारे और वहाँ पर भाटपारानी में मालवीय शिक्षण संस्थान की नींव पड़ी। 1948 में आचार्य जी के अनुरोध पर श्री श्री 1008 ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा ने इस मालवीय शिक्षण संस्थान का संरक्षक बनना स्वीकार किया। ये उनकी अहेतुक कृपा थी बाबा देवराहा बाबा की आचार्य जी के ऊपर, जो उन्होंने इस पे स्वीकार किया, और उस विद्यालय पर उनकी ये अहेतुक कृपा बनी रही। यहाँ इस बात को समीचीन लगता है उद्धृत करना कि भाटपार तो एक गांव था जो अत्यंत ही पिछड़े स्थान पर था। वो बिहार के सीमावर्ती इलाके में उत्तर प्रदेश का अंतिम गांव कह सकते हैं। उस समय, आज की तिथि में तो वो एक तहसील हो गया है, लेकिन उस समय तो वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था जिसमें कुछ बस्ती थी, और इस बस्ती के समीप ही जो मझौली राज की राजमाता थी, उन्होंने एक बाज़ार लगवाया जिसका नाम रानी बाज़ार पड़ा, और कालांतर में भाटपार और रानी बाज़ार दोनों को जोड़ते हुए भाटपारानी शब्द हम लोगों के सामने है, और आज वो कस्बा एक तहसील के रूप में विकसित हो गया है। लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं 1946 में, तो हमको पता चलता है कि वहाँ पहुँचना और रहना और वहाँ कुछ कर पाना कितना दुरूह रहा होगा, और वह निश्चित रूप से एक ऋषि परंपरा का ही कोई व्यक्ति अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके ही कर सकता था, और वो आचार्य जी ने किया। यहाँ मालवीय शिक्षण संस्थान का जो मोटो है
जो उसका एम्बलम है, उसमें जो लिखा हुआ है वो वाक्य है, माता भूमि पुत्रोहं पृथिव्या। माता भूमि है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। पुत्रोहं पृथिव्या, ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। ये संभवतः उनकी गहरी पैठ थी लेखन में, अध्ययन में, और वहाँ से किसी वेद से, संभवतः अथर्ववेद से या कहीं से इसको उठा करके और उसका एम्बलम बनाया गया था कि हमें राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहना है। उस शिक्षण संस्थान का पहला जो संदेश है, जो उस संस्थान में घुसेगा, उसके लिए कि हमें राष्ट्र भावना से ही प्रेरित होकर के अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करना है। किसी भी स्थिति में हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो राष्ट्र के हितों को चोट पहुंचाता है। और इस प्रकार से यह पृथ्वी हमारी माता है और हम इस पृथ्वी के संतान हैं, पुत्र हैं। इस भावना से ही वहाँ के सभी विद्यार्थी, सभी अध्यापक और आचार्य जी का स्वयं का अपना जो मंत्र था, उनकी जो कार्यशैली थी, वो इसी भावना से उत्प्रोत थी और इसका स्पष्ट प्रभाव पूरे प्रांगण में, पूरे उस परिसर में दिखाई देता था। यहाँ मैं आचार्य जी का जो वो है व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए मैं बहुत ही अपने को असमर्थ इस अर्थ में पाता हूँ कि कुछ भी कहना एक सूर्य को दीपक कैसे प्रकाशित कर सकता है, उसका वर्णन कैसे कर सकता है। मेरे लिए ये संकट है। फिर भी मैं कुछ अपने अल्प ज्ञान से जो प्रकाश डालना चाहता हूँ वो ये है कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूयि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म, ये जो एक विद्यार्थी के अंदर एक व्यक्तित्व के निर्माण के जो सहायक तत्व हैं, इन सभी तत्वों को विद्यार्थी के अंदर विकसित करने का जो एक लगन था आचार्य जी में, वो मैंने किसी भी अन्यत्र इस को मैं कहीं भी अन्यत्र इस को नहीं देखा, नहीं पाया। और इस प्रकार से हम जब अनुकरण करते हैं आचार्य जी का, तो हम पाते हैं कि उनके अंदर विद्वता भी थी, विद्या, तप भी था, दान भी था, ज्ञान भी था, शील भी था, गुणों की खान थे वो, और धर्मपरायण थे। तो किस प्रकार से जो हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि एक अच्छे नागरिक का, एक अच्छे चरित्र का, एक अच्छे व्यक्तित्व के क्या मानदंड होने चाहिए, वो सारे मानदंड उनमें थे। और वो सारे मानदंड वो अपने से दूसरे को हस्तांतरित करना चाहते थे। अपने विद्यार्थियों में, शिक्षकों में, कर्मचारियों में, स्थानीय नागरिकों में उनको वो प्रवाहमान करना चाहते थे। ये उनकी सहृदयता थी, ये उनकी उदारता थी, जो जीवन भर उन्होंने इसको किया। मालवीय शिक्षण संस्थान का 1946 में नींव पड़ना और उसके बाद उसका जो प्रारूप आगे बढ़ना,
संस्था का निरंतर विकसित होना, ये महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ ही और महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो संस्था के कार्यों के साथ साथ कई प्रकार के अन्य गतिविधियों को भी करते रहे। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी के उत्थान के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए, ग्रामीणों के उत्थान के लिए हर प्रकार के कार्यों में उन्होंने अपना सहयोग दिया। मदन मोहन मालवीय शिक्षण संस्थान में जितना उन्होंने, मालवीय शिक्षण संस्थान के बैनर के नीचे जितनी संस्थाएं उन्होंने स्थापित की, उन संस्थाओं को अगर गिना जाए, नाम लिया जाए, तो मालवीय, मदन मोहन मालवीय इंटरमीडिएट कॉलेज, तिलक बाल विद्यालय, राजर्ष टंडन बालिका विद्यालय, तिलक बाल निकेतन, महामना संस्कृत महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय, आचार्य कौटिल्य छात्रावास। जब मैं छात्र था तो ये आचार्य कौटिल्य छात्रावास विज्ञान संकाय के ठीक सामने ही बना था। उसके पीछे भीम व्यायामशाला था जो अपने में एक अद्वितीय था। शायद किसी भी महाविद्यालय में उस समय या विश्वविद्यालय में इस प्रकार का कोई व्यायामशाला उस समय रहा हो। बालचर भवन, कैंटीन जिसका नाम मैत्री भवन था, मालवीय जन कल्याण प्रतिष्ठान, एक ग्रंथागार था जिसको हम केंद्रीय पुस्तकालय कह सकते हैं, उसका नाम था तक्षशिला ग्रंथागार। उस समय विज्ञान के छात्रों के लिए उन्होंने एक नलकूप जिससे वाटर सप्लाई होती थी, एक गैस हाउस बनाया था जिससे रसायन शास्त्र के छात्रों को, हम लोगों को प्रैक्टिकल करने में सुविधा होती थी। एक जनरेटर भी बहुत हाई पावर का था जिससे बिजली के न रहने पर जनरेटर चलता था और हम लोग पढ़ते थे। नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अध्यापकों के लिए एक आवास भी बना था। देवराहा बाबा गौशाला, प्रज्ञा भवन, मालवीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, मालवीय औषधि उद्यान और मालवीय पुष्प वाटिका। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति कैसे इतनी चीज़ों का निर्माण किया। 1963 में मालवीय डिग्री कॉलेज का, मदन मोहन मालवीय डिग्री कॉलेज का की नींव पड़ी। 1963-64 में प्रथम बैच का प्रवेश हुआ और शीघ्र ही 1964 में विज्ञान संकाय की नींव पड़ गई और 1964-65 के सत्र में विज्ञान संकाय में भी प्रवेश हो गया। यहाँ पर मुझे ये रेखांकित करते हुए गर्व हो रहा है कि 1964-65 और 1963-64 आर्ट्स फैकल्टी के प्रारंभ होने के तुरंत बाद ही विज्ञान संकाय का प्रारंभ हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। संस्थाएं जिनके पास धन है या पहले से उनकी भूमिका है, उन लोगों ने संस्थाएं अपनी खोली, जो बहुत बाद में खोली गई हैं, जो आज के समय में खोली जा रही हैं, हम कह सकते हैं। उस समय तो जो सेवा भाव से संस्थाएं खोली जाती थीं, उसमें पाई पाई, कौड़ी कौड़ी करके, तृण तृण करके आगे बढ़ना पड़ता था, उसको इकट्ठा करना पड़ता था और उससे इकट्ठा करके तब कोई संस्था आगे बढ़ती थी। 64-65 में प्रथम बैच का एडमिशन हो गया था। 76 से 78 तक मैं मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएससी का छात्र था। उस समय मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में मेरा प्रवेश हुआ था। पिताजी की हार्दिक इच्छा उच्च शिक्षा में ले आने की थी, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा से मुझे मोड़ दिया और फिर कहा कि बीएससी करें। संभवतः उस समय नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप भी हम लोगों को मिलती थी, तो इंटरमीडिएट के मार्क्स के आधार पर, तो ये भी एक रहा होगा कारण कि नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी।
मदन मोहन मालवीय डिग्री कॉलेज में जो बीएससी की पढ़ाई होती थी उसमें जो टीचर्स थे उस समय, उसमें से मैं नाम लेना चाहूँगा इस अवसर पर। हमारे भौतिकी के अध्यापक थे डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी और श्री मदन मोहन पांडे जी। गणित के अध्यापक थे श्री दिनेश्वर तिवारी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओझा जी। रसायन शास्त्र में अध्यापक थे डॉक्टर शुभ नारायण पांडे जी, डॉक्टर विश्वनाथ सिंह जी और डॉक्टर मुरारी तिवारी जी। इसी प्रकार से वनस्पति शास्त्र में साहब दयाल जी थे। जूलॉजी में डॉक्टर पीसी दुबे जी थे। 7 बजे सुबह साइंस फैकल्टी की पढ़ाई होती थी, 7 बजे सुबह। और वो 7 बजे सुबह जब हम लोग करीब 10 किलोमीटर साइकिल से हम अपने गांव से जाते थे पढ़ने के लिए, हमारे जैसे पता नहीं कितने विद्यार्थी थे जो सुदूरवर्ती गांव से आते थे। कोई 5 बजे सुबह से साइकिल चलाता था, कोई 4:30 बजे, कोई 4 बजे, और विद्यालय में पहुंचता था वो बिल्कुल 6:40 50 मिनट पर विद्यार्थी एकत्र हो जाते थे और पहला पीरियड वहाँ शुरू हो जाता था। मुझे ये कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि 7 बजे जब हम लोग पहला क्लास पढ़ने के लिए अपने लेक्चर थिएटर में घुसते थे, उसी समय अथवा जब उस पहले क्लास को पढ़ करके निकलते थे और दूसरे क्लास के लिए जाते थे, उस बीच में यानी कभी 6:30 से 7:30 के बीच में हम लोग आचार्य जी को पूर्ण रूप से तैयार, अपना सफ़ेद कुर्ता, धोती, अंगवस्त्र, टोपी, पूर्ण रूप से तैयार, वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। हर प्रकार से वो तैयार हो करके और उस बरामदे में उस समय टहलते थे, देखते थे क्लासेस को, और जो वहाँ लॉन मेंटेन्ड था, जो वहाँ पर गार्डन जो मेंटेन्ड था, जो सफाई थी जिस स्तर की, वो सफाई की कल्पना ही की जा सकती है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और मैं दावे के साथ इसको कहता हूँ कि जिस स्तर की पढ़ाई मुझे मालवीय डिग्री कॉलेज में बीएससी की मिली, उस स्तर की पढ़ाई संभवतः शायद ही कहीं किसी दूसरे स्थान पर प्राप्त होती। 7 बजे सुबह से क्लास चलाने की जो मजबूरी थी, वो जैसा मैंने रेखांकित किया कि 63-64 में बीए का प्रवेश हुआ और 64-65 में बीएससी का प्रवेश हो गया। लेक्चर थिएटर्स वही थे जिसमें पढ़ाई होती थी, तो बीए के छात्र 10 बजे से उस लेक्चर थिएटर का उपयोग करते थे। बीएससी वाले 10 बजे तक लेक्चर्स ओवर कर लेते थे, 10:30 बजे तक, और फिर वो अपने अपने लैब में चले जाते थे और 1 बजे तक अपना लेबोरेटरी वर्क करते थे। बिजली का उस समय घोर अभाव था, लेकिन जनरेटर की उपलब्धि जो है, उपलब्धता जनरेटर की कैंपस में किसी भी क्षण, एक क्षण के लिए यह महसूस नहीं होने देती कि विद्यालय में बिजली नहीं है। और इस कारण से चाहे लाइब्रेरी में बैठना हो या लैब में बैठना हो, क्लासेस में, मुझको तो याद ही नहीं है कि कभी किसी भी दिन कोई क्लास खाली गया हो। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का अनुशासन, इस प्रकार की पढ़ाई के प्रति समर्पण, इस प्रकार से उस क्षेत्र की जो सेवा हुई है, और मैं यहाँ पर रेखांकित कर देना चाहता हूँ इस बात को कि वहाँ से पढ़े हुए विज्ञान के विद्यार्थी में से मैं कुछ को जानता हूँ जो बहुत ही ऊंचे पदों पर गए,
देश ही नहीं विदेशों में भी स्थापित किए अपने को। भारत के बड़े बड़े लेबोरेटरीज़ में वो साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। और इस बात का संतोष है कि इन विद्यार्थियों में आचार्य जी का जो चरित्र है, जो त्याग है, उस त्याग का कुछ अंश जरूर है। अगर पूरा का पूरा नहीं है तो कुछ अंश जरूर है। मैं एक बात को और कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को राजर्षि की उपाधि इसी महाविद्यालय में श्री श्री 1008 देवरा बाबा ने दिया था। और ये जो महाविद्यालय था, इस महाविद्यालय में हम आज कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई गाउन को नहीं पहनेंगे कन्वोकेशन में, दीक्षांत में। हम लोगों का जब दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ तो हम लोगों को मालवीय जी की ही टोपी पहनाई गई और मालवीय जी का ही अंग वस्त्र से हम लोग सुसज्जित होकर के दीक्षांत में बैठे। तो दीक्षांत समारोह वहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होता था और दीक्षांत समारोह में हम लोग उस समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अथवा अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा जो परंपरागत गाउन था वो नहीं पहनते थे, अपितु मालवीय जी का अंग वस्त्र और मालवीय जी द्वारा जो मालवीय जी की जो टोपी थी वो पहन करके हम लोग बैठते थे। तो ये एक सच्चे राष्ट्र नायक की ये निशानी है, उसकी एक मर्यादा में आता है कि वो उसका भी त्याग करे जो अंग्रेज़ों द्वारा दीक्षा के लिए निर्धारित किया गया वस्त्र है। आचार्य जी ने जो एक कॉलेज वहाँ बनाया था, मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ये मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय केवल छात्रों के पठन पाठन और उनको ट्रेनिंग देने के लिए ही नहीं था, अपितु इसमें एक मोबाइल क्लिनिक भी होती थी जिसमें डॉक्टर्स और संस्थान के और जो प्रशिक्षु होते थे सभी गांव में जाते थे, उनको स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते थे। वहाँ जो उपलब्ध औषधियाँ थी उनके बारे में उनकी जानकारी देते थे और उन औषधियों से कैसे उपचार किया जाए इसके बारे में भी उनको बताते थे और औषधियों का निर्माण करना बताते थे। सबसे बड़ी बात ये थी। और इस प्रकार से वहाँ पर जो निर्मित आयुर्वेदिक दवाएं थीं वो ग्रामीणों को सहज और मुफ्त में उपलब्ध हो जाती थी। तो एक जो आज हमारे भारत सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक है लोकल वोकल, लोकल वर्सेस वोकल, तो लोकल और वोकल ये जो था आज से कितने वर्ष पहले, लगभग 44 वर्ष पहले 76 में वो स्थापित था महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय। तो आज से लगभग 44-45 वर्ष पहले आचार्य जी ने इस स्वप्न को देखा था और एक राष्ट्र नायक की भांति उन्होंने लोकल वोकल का जो कंसेप्ट है, जो संप्रत्यय है, जो विचार है, या उत्तर प्रदेश सरकार का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, इस प्रकार की जो योजनाएं आज लोगों के दिमाग में, मन मस्तिष्क में आ रही हैं और जिनको क्रियान्वित करने के लिए सरकारें प्रयत्नशील है, ये इस प्रकार की योजनाओं को आचार्य जी ने आज के 44-45 वर्ष पहले क्रियान्वित किया। उन्होंने महिलाओं के लिए वहाँ सिलाई, कढ़ाई, शिल्प, कला, पेंटिंग आदि के लिए अलग से एक संस्थान की रचना की जो मालवीय शिक्षण संस्थान के भीतर ही थी। महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, ग्रामीणों को जागरूक करना, इस प्रकार उन्होंने जो वहाँ जो चेतना जागृत की, उस चेतना को जागृत करने में एक साथ कई महापुरुषों को जब समाहित किया जाए
तो आचार्य जी का एक व्यक्तित्व बनता है और वह व्यक्तित्व सहज नहीं है। हम लोग सौभाग्यशाली थे कि उस महाविद्यालय के छात्र रहे और छात्र के रूप में उस महाविद्यालय में अनेक बड़े लोगों का उस प्रांगण में आना हुआ। इतने दुर्गम दुरूह आज भी हम कहेंगे तो आज भी वो पूर्वांचल का एक पिछड़ा हुआ इलाका ही है। वहाँ उस समय क्या स्थिति रही होगी जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी अपना शिलान्यास करने के लिए उपस्थित हुए होंगे। हमारे विज्ञान संकाय की नींव तो शिलान्यास भौतिकी विभाग के ही तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी ने रखा। प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी एक अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उनका अनुशासन, उनका जो गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य और उनके जो बनाए हुए मार्गदर्शन है, जो मार्ग हैं, जो उनके दिखाए हुए रास्ते हैं, उसी पर हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो आज है, इसके भौतिकी विभाग को एक गर्व रहता है और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है। उनकी ईमानदारी, नैतिकता, अनुशासन, शोध, गुणवत्ता आदि सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, उच्च कोटि के हैं और उनके द्वारा विज्ञान संकाय का शिलान्यास हुआ। और हम आज देखते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में वहाँ के विज्ञान संकाय से अनेक छात्र निकले जो अनेक विश्वविद्यालयों में आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। उस महाविद्यालय में देश के सभी प्रतिष्ठित राजनेता, विद्वान सभी वहाँ पर समय समय पर कार्यक्रमों में उपस्थित होते रहते थे और उस पिछड़े इलाके के लोगों को ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों से, बड़े बड़े विद्वानों से, महान विभूतियों से परिचय करने का एक अवसर मिलता था। राष्ट्रनायक के रूप में उनका जो योगदान है उसको जब हम देखते हैं तो उस संस्थान की जो प्रवृत्तियां हैं, जो उसके उद्देश्य थे निर्माण के, उसमें देखने को मिलता है कि कर्तव्य परायण जीवन को प्रोत्साहन और भोग से विमुख होना, आध्यात्म मूलक शिक्षा और जीवन निर्माण का संरचना करना, उद्योग एवं स्वावलंबन का शिक्षा के साथ समन्वय करना, स्वास्थ्य रक्षा की भारतीय प्रवृत्तियों को अपनाना, उनको अंगीकृत करना। अब यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण बात है, आज कोविड-19 महामारी के चपेट में पूरी दुनिया जब है, तब हम ये बात कहते हैं कि बार बार हाथ धोइए, साबुन से धोइए, स्नान करिए, वस्त्र को धोइए। और जब हम केवल ऐसे ही देखते हैं उस संस्थान में आचार्य जी को, तो सहज ही एक मन में विचार हो जाता है कि हमें सुबह 6 बजे से पहले ही अपने सब दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाना चाहिए, योग अभ्यास कर लेना चाहिए, अपने कुछ जो और क्रियाएं हैं, स्नान, ध्यान, पूजा, योग, प्राणायाम, ये सब करके हमको बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए और अपने खाने पीने का समय निश्चित करना चाहिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए। जो आज हम बातें कर रहे हैं ये सभी संस्थान के उद्देश्यों में थे। संस्थान के उद्देश्य तो निर्धारित हो गए 1946 में। 1946 में ही संभवतः देवरिया जिला बना था और वो गोरखपुर विश्वविद्यालय की परिकल्पना की जा रही थी 1 मई 1950 को। देश के आज़ाद होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी।
तो उस समय जब 1946 में आचार्य जी एक संकल्पना कर रहे थे और शिलान्यास टंडन जी से कराया उन्होंने, उस समय जो संस्थान के उद्देश्य उनके मन में थे वो स्वास्थ्य रक्षा के लिए भारतीय प्रवृत्तियों को अंगीकृत करना, ये जो महत्वपूर्ण बात है उसको आज हम लोग इतने वर्षों बाद भारत सरकार के एक अनिवार्य कार्यक्रम में ये आ रहा है कि हमें वनस्पतियों को कैसे यूज करना है, कैसे उनको प्रयोग में लाना है। वहाँ पर मालवीय औषधि वाटिका है, मालवीय पुष्प वाटिका है, ये उस समय थी जिसमें 365 दिन फूल खिले रहते थे और औषधि वाटिका में अनेक प्रकार के औषधीय पौधे लगे हुए थे। आज हम उनकी बात करते हैं जो 40 वर्ष 45 वर्ष पहले आचार्य जी ने आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना करके वहाँ बताया। दूसरा, एक राष्ट्र नायक के रूप में जो उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है वो है गौ सेवा और गौ रक्षा के लिए जो उन्होंने एक कार्यक्रम वहाँ बनाया था और गौशाला की स्थापना की। संभवतः उसका नाम देवराहा बाबा गौ सेवा सदन या गौशाला रखा गया था। किसानों को, अनपढ़ लोगों को, कामगारों को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए वो गाँवों में शिविर लगवाते थे छात्रों का, और हम लोग गाँव में जा कर के श्रमदान करके सड़क बनाते थे, सड़क बनाने में अपना योगदान देते थे। और भारत सरकार का कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना है जिसके तहत अनिवार्य रूप से कैंप लगता था, अनिवार्य रूप से महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सड़कें बनाई जाती थीं। गाँव में कैंप लगा करके गंवार लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। तो साक्षर बनाने का कार्यक्रम वो एक अनवरत रूप से महाविद्यालय का, इस पर महात्मा गांधी जी की लिखी हुई एक निबंध का कुछ हिस्सा इंटरमीडिएट में हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते थे। स्टूडेंट्स एंड विलेज सर्विस, स्टूडेंट्स एंड विलेज सर्विस, इसका प्रैक्टिकल जो इंटरमीडिएट में हमने बाबा राघवदास कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ा था, उसका जो व्यवहारिक था पक्ष, वो व्यवहारिक पक्ष मालवीय डिग्री कॉलेज में ही जा कर के देखने को मिला, जब गांव में महीने महीने भर का शिविर लगा करके और ये कार्यक्रम आचार्य जी चलाते थे और उसमें हम लोग जाते थे। तो इस प्रकार से अनेक संस्मरण हैं जिनको अगर कहा जाए तो इनका वर्णन करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसमें यह है कि कोई भी महाविद्यालय इस प्रकार से सुसज्जित नहीं है जो हम लोग देखने में पा रहे हैं। बहुत से महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय भी हैं जहाँ पर कि इन सब चीज़ों का शायद आपको ना मिले, जैसे पुरातत्व संग्रहालय एवं लोक कला भवन, ये वहीं पर है। पांडुलिपियाँ, अभिलेख, ताम्रपत्र आदि उसमें संग्रहित हैं। योग महाविद्यालय, अब आज हमारे योग को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। योग हमारे पाठ्यक्रम का विषय वस्तु बन गया है। योग के बारे में हर तरफ चर्चाएं हैं, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे पत्रिकाएं हैं, चाहे अखबार हो। और वो योग महाविद्यालय का निर्माण बहुत पहले वहाँ 1978 में ही हो गया था और वहाँ योग शिविर लगते थे। तो एक राष्ट्र नायक, अब हम आज कहते हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए योग करिए, और ये योग तो हमारे उसी समय था 1978 में जब आचार्य जी ने वहाँ पर कर दिया था। तो कैसे वो कैसे स्वप्नदृष्टा थे, कैसी उनकी दूरदृष्टि थी कि जिस चीज़ को लोगों ने 50 वर्ष बाद, आधी सदी के बाद स्वीकार किया, उसको उन्होंने उस समय क्रियान्वित करके वहाँ पर सबके सामने उपलब्ध कराया, रखा और कि इसको करिए। सर्वधर्म स्तंभ ये वहाँ पर निर्मित है और इसका
शिलान्यास पर संभवतः या उद्घाटन में या कोई विशिष्ट राजनेता वहाँ पर आए थे। मैं यहाँ पर ये भी रेखांकित कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की संस्थाओं का, जहाँ पर अनेक संस्थाएं हैं, उनके निर्माण में बाधाएं नहीं आई होंगी, कठिनाइयाँ नहीं होंगी, यह तो संभव ही नहीं है। परंतु सभी कठिनाइयों को लांघते हुए, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए, अपने सहयोगियों का, अपने अनुयायियों का, अपने सभी लोगों का भी उपेक्षा न करते हुए, अपितु उनका पक्ष लेते हुए आचार्य जी ने जिस प्रकार का कार्य किया, उसके बारे में मैं पुनः एक श्लोक रखना चाहता हूँ। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ऐसे धैर्यवान व्यक्ति थे वो, जो किसी चीज़ की परवाह नहीं किए, किसी चीज़ को महत्व नहीं दिए, संस्था के अतिरिक्त उन्होंने संस्था के हित में जो भी संभव था उसके साथ न्याय किया, संस्था के साथ न्याय किया, और संस्था के साथ न्याय करने के लिए वो कभी भी विचलित नहीं हुए, और उनके जो पद थे वो पद चाप कभी भी विचलित नहीं हुए। वो निरंतर आगे ही बढ़ते गए और किसी भी चीज़ की, किसी भी कठिनाई की परवाह नहीं की। भारत सरकार के और भारतीयों का हिंदी का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्थान करने के लिए, हिंदी प्रेमियों का उत्साहवर्धन करने के लिए वो भारत सरकार के तरफ से, भारत सरकार की ओर से नामित किए गए थे। और मॉरिशस में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब यहाँ ये बात आती है कि एक शिक्षक के रूप में, एक शोधकर्ता के रूप में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो योगदान दिया, परंतु भाटपाल रानी जैसे पिछड़े स्थान पर भी उन्होंने ऋतंभरा नाम की त्रैमासिकी शोध पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका संपादन किया, और उसमें सभी विषयों के शोध पत्रों का प्रकाशन निरंतर होता रहा। और हमें अच्छी तरह से याद है कि ऋतंभरा में अनेक विषयों के विद्वान अपना लेख छपवा करके और धन्य होते थे, क्योंकि वह मान्यता प्राप्त शोध पत्रिका थी, जिसे हम आजकल कहते हैं कि यूजीसी रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित है शोध, कि नहीं है। वो उस समय, जबकि इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, आचार्य जी ने उस पत्रिका को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्रदान कराई थी। मैं कहने के लिए ढेर सारे संस्मरण हैं, परंतु मैं ये महसूस करता हूँ कि आज जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसके उत्थान में आचार्य जी का जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो अतुलनीय है, अप्रतिम है। विज्ञान तो एक नया ज्ञान है। 16वीं शताब्दी में गैलीलियो का जन्म होता है। गैलीलियो गैलीली इटालियन साइंटिस्ट है, हम सब लोग जानते हैं, और उसकी एक हेलियोसेंट्रिक थियरी आती है, जिसमें वो कहता है कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और सभी ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन धर्म का आडंबर या कठमुल्लापन, अंधविश्वास, उस समय का पोप वो नहीं मानता, उन्हें यातना देता है, और यातना का अंतिम रूप ये आता है कि अस्वस्थ होने पर उन्हें जेल से बाहर करके हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। गैलीलियो फिर भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं, और बाद में चल करके पूरी दुनिया इसको, आजकल तो कोई भी एक न्यूबॉर्न बेबी जब होश संभालता है तो वो स्वीकार कर लेता है कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। ये पूरी घटना 400 वर्षों से कम की ही है।
तो 300 वर्षों का 350 वर्षों का ही तो वैज्ञानिक सोच की एक बात चलती है, परंतु हमारे ऋषियों मुनियों की परंपराओं में ये बहुत पहले से वैज्ञानिक सोच है और वो आचार्य जी के जीवन शैली में वो सोच थी। उनके पूरे जो ये आयुर्वेद की कल्पना थी, योग की कल्पना थी, ये सब वैज्ञानिक हैं और इन सब में उनके सोच की, उनके विचार की, उनकी संकल्पना की मूर्ति दिखाई देती है। और गैलीलियो के बाद से जब उस फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है गैलीलियो को, फिर न्यूटन आते हैं, आइंस्टाइन आते हैं और आइंस्टाइन के बाद से फाइनमैन आते हैं, रिचर्ड फाइनमैन। और हम इसमें कुछ खास फिजिक्स के ही लोगों का नाम ले रहे हैं क्योंकि इन लोगों का पूरी दुनिया पर एक इम्पैक्ट अलग से पड़ता है। और इस समय हम लोग जॉन हॉकिंस का नाम सब लोग, स्टीफन हॉकिंस का नाम सब लोग जानते ही हैं, जो अभी 21वीं शताब्दी में हम लोगों के बीच में रहे थे, अब नहीं हैं, जिन्होंने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की किताब लिखी। तो हम एक बात यहाँ पर अलग से कहना चाहते हैं कि कुछ लोग आचार्य जी की जो का व्यक्तित्व है उसको महामना मदन मोहन मालवीय जी से जोड़ करके देखते हैं, उससे तुलना करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उस व्यक्तित्व को गांधी जी की व्यक्तित्व से तुलना करके देखते हैं, कुछ उसमें बाबा राघव दास जी की छाप देखते हैं। ये लाजमी है क्योंकि समाज में क्यों व्यक्ति का मूल्यांकन किसी के समक्ष रख करके ही करने की परंपरा है, परंतु विज्ञान एक ऐसा अनुशासन है ज्ञान का जिसमें ये गुंजाइश नहीं है। किसी भी दो व्यक्तियों को एक समान नहीं बनाया, सबके गुणसूत्र बदल जाते हैं और इसलिए सबके संरचना, सबके सोच, सबके रंग रूप, चाल ढाल में अंतर हो जाता है। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं या गुणसूत्रों में वो जो बदलाव है, परिवर्तन है, ये जो बदलाव है इसके कारण हर व्यक्ति अपने में एक अप्रतिम है, यूनिक है और उसको हम किसी से जब तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हो सकती है तुलना करने में। वो एक अप्रतिम नायक थे, राष्ट्र नायक थे, एक महान स्वप्न दृष्टा थे, अपने ढंग के वो अनूठे थे। मेरे लिए एक गौरव की बात है कि मेरे पिताजी के भी वो गुरु रहे और मुझे भी ईश्वर ने अवसर दिया कि मैं उनके संरक्षकत्व में पला बढ़ा और आज इस स्थिति में हूँ कि उनके बारे में कहने का मुझे एक अवसर प्रदान किया गया और प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आयोजक को विशेष करके अखिलेश चंद्र मिश्र जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी माता जी जो हमारी दादी लगेंगी उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। महान वैज्ञानिक, महामानव अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो हम जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में एटम बम को बनाने के लिए उन्होंने परमिशन दिया तो ओपेनहाइमर ने एटम बम का निर्माण किया, उसके बाद वो रोते रहे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो पत्रकारों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि जब इसका विनाशकारी उपयोग होगा तो मुझे इस बात के लिए संकेत किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा कि मैंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में एटम बम बनाने का आदेश दिया था, अनुमति दी थी। ऐसे महान वैज्ञानिक और महामानव अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक लाइन है कि ए ट्रू लीडर इज़ वन हु आउट ऑफ कल्चर ब्रिंग्स सिंप्लिसिटी, आउट ऑफ डिस्कार्ड हार्मोनी एंड आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज अपॉर्चुनिटीज़। जब हम आचार्य जी के बारे में बात करते हैं तो सहज ही आता है कि जो प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी हो, जिसने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया हो, संस्कृतिविद हो, वो व्यक्ति
संस्कृतियों की जटिलताओं से निकल करके और एक सरलता को प्रदान किया, क्योंकि जीवन में सबसे कठिन है सरल होना, मनसा वाचा कर्मणा एक होना। क्योंकि हम जो सोचते हैं उसको कहने में संकोच करते हैं, जो कहते हैं उसको करने में संकोच करते हैं, और ये संकोच हमको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो जैसे ही व्यक्ति अपने रूप में, अपने विचारों में, कर्म में सरलता ले आता है, वो महान होता चला जाता है। और आचार्य जी एक बहुत ही सरल थे। जो ये उक्ति है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, ये उनके ऊपर फिट बैठती है, आउट ऑफ डिस्कार्ड हार्मोनी। ऐसा नहीं है कि उनका डिस्कार्ड नहीं हुआ होगा, उनके मन विचलित नहीं हुए होंगे, कुछ सहयोगियों से वो खिन्न नहीं हुए होंगे, फिर भी वो सब में समरसता पैदा करते चले गए। आउट ऑफ डिस्कार्ड हार्मोनी, उन्होंने समरस भाव ही वहाँ उत्पन्न किया। उनके प्रति किसी के मन में कोई द्वेष हमने आज तक नहीं सुना, सबका उन्होंने कल्याण ही किया, जो भी समाज के लोग हैं, किसी भी वर्ग के हों। और सबसे बड़ी बात, आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज अपॉर्चुनिटीज़, उन्होंने हम लोगों के लिए, उस पूर्वांचल के लिए जो वहाँ पर संस्थान की रचना की और विज्ञान के संस्थान, पढ़ाई की व्यवस्था की, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज की तिथि में भी मालवीय डिग्री कॉलेज जिस स्तर का विज्ञान का शिक्षा देता है, देवरिया जनपद में किसी विद्यालय में नहीं है। तो आज भी वो अपने शिक्षण स्तर को उच्चतम बनाए हुए हैं। तो ये एक अवसर जो उन्होंने प्रदान किया, नहीं तो हमारे जैसे निर्धन परिवार का विद्यार्थी जो साइकिल से 10 किलोमीटर प्रतिदिन जाता था, 10 किलोमीटर प्रतिदिन आता था अपना विद्या अध्ययन करने के लिए, उसे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। मेरे जैसे लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने उस संस्थान से पढ़ी और न केवल अपने जीवन को अच्छा बनाया, अपितु अपने समाज को, अपने जवार को, अपने इलाके को आगे बढ़ाया, उसमें मदद की। मैं दुखी हूँ, लेकिन उसमें हमारा कोई वश नहीं है। ये जो आता है उसको जाना ही रहता है। फिर भी अचानक आचार्य जी की मृत्यु, आचार्य जी का जो नाम था जब हम लोग पढ़ते थे वो कुलमुख्य जी कहे जाते थे। कुलमुख्य जी इसलिए कि सारी संस्थाओं की जड़ में वो थे, सभी संस्थाओं को वो सींचते थे, उन्हीं के सींचने से सभी संस्थाएं पुष्पित पल्लवित थीं, इसलिए उनको सभी लोग आदर भाव से कुलमुख्य जी कहते थे। वो उनके स्वप्न कुछ पूरे नहीं हो पाए। पूरे इसलिए नहीं हो पाए कि वो असमय चले गए, अचानक उनकी मृत्यु। पहले से वो बीमार नहीं थे, कभी बीमार नहीं पड़े, कभी हम लोग नहीं सुने कि वो बीमार है। अन्यथा उनकी कल्पनाशीलता असीमित थी। मैं पुनः अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही उनके लिए कोट करता हूँ कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। उनकी कल्पनाशीलता बहुत अधिक थी। ज्ञान तो सीमित हो सकता है, कल्पनाशीलता तो असीमित होती है। और उनकी कल्पनाशीलता कितनी थी इसका अंदाज़ लगाना मुश्किल है, क्योंकि जो उन्होंने रचना की उस समय अपनी कल्पना से, वो रचना इस समय राष्ट्र कह रहा है उसको करने के लिए कि हमें योग का विद्यालय स्थापित करना चाहिए, योगाभ्यास कराना चाहिए, योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, आयुर्वेद को बनाना चाहिए, आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उनको देखते हैं कि इस महामारी जिसमें पूरे विश्व के सामने कोई मार्ग नहीं है, इससे बचने के लिए सिवाय अपने को अनुशासित करने के, सिवाय अपने को सीमित करने के और प्रकृति पर निर्भर करने के, उस दृष्टि को उन्होंने, इस संदर्भ को उन्होंने कितना पहले 40 बरस पहले, 45 बरस पहले महसूस किया था और उसको करके दिखाया था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत अधिक
इस पर गंभीर प्रकाश शायद डालने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मैं भावावेश में था और भावावेश में एक विद्यार्थी के रूप में जो मुझे कहने का एक अवसर मिला, जो मैंने वहाँ देखा है, उसको कुछ शब्दों में मैं रख सका आपके सामने। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले आप सभी के प्रति अपना आदर भाव निवेदित करता हूँ और आइंस्टाइन की इस उक्ति के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा। 2 things are infinite, human stupidity and the universe। 2 ही चीज़ इस दुनिया में अनंत हैं, एक मनुष्य की मूर्खता और दूसरा यह अंतरिक्ष। आइंस्टाइन कहते हैं कि दूसरे के बारे में वह श्योर नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेकेंड, हेंस फॉरगिव मी फॉर माई फुलिशनेस इफ डन इन दिस एंडेवर। इसलिए यदि मुझसे इस प्रवचन में, इस व्याख्यान में, इस उद्बोधन में आचार्य जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक राष्ट्र नायक के रूप में जो उनका विज्ञान में योगदान है, वो तो अब स्मरणीय है और योगदान कभी न ख़त्म होने वाला है। इस पर प्रकाश डालने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उससे मुझे आप भूल जाइएगा, क्षमा करिएगा, क्योंकि मूर्खता की सीमा कोई नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य पंडित केशव चंद्र मिश्र जी के चरण कमलों में अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हुए, आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आयोजक मंडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, सभी श्रोताओं के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।